गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेज में तुम्हारे लिए कुछ और नए मटेरियल लेकर। बच्चे, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो और अभी तक हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे थे। हम लोग काफ़ी डिटेल ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा। ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंडेंट जो फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल तुम लोग को बताया। अब मैं पार्ट्स को आगे बढ़ा रहा हूं। ग्रेविटेशन के सिलेबस को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं और अगले पार्ट में हम लोग को पढ़ने के लिए आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के रिस्पेक्ट में, प्लैनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग को केपलर्स ने कुछ बातें बताई थी, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कुछ बातें बताई थी। उसी को बोला गया केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। खगोलीय गति, प्लैनेटरी मोशन, खगोलीय गति। अब खगोलीय गति, खगोल का मतलब क्या होता है? प्लैनेट, आसमान, आसमान के तारे, उनका वेलोसिटी, उनका मोशन, उनका पाथ, उनका रोटेशन, टाइम पीरियड, ये सारी बातें हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। और केपलर्स ने अपने अलग अलग नियमों में, अलग अलग नियम बोलने का मतलब उनका कोई एक लॉ नहीं है, उनका 3 लॉ है टोटल। तो अलग अलग नियमों में केपलर्स के द्वारा बताई गई बातों का हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। तो आओ हम लोग सबसे पहले देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स ने अपने फर्स्ट लॉ में, केपलर्स के फर्स्ट लॉ का एक नाम और है लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। अपने फर्स्ट लॉ में केपलर ने कहा ईच प्लैनेट revolves round the sun in an elliptical orbit। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब परवलयाकार कक्षा। अब क्या होता है परवलयाकार कक्षा? तो बच्चे ये देखो, ये जितने भी प्लेनेट है, ये देखो, ये सन हो गए। अब सन के चारों ओर अलग अलग ग्रह, अलग अलग प्लेनेट चक्कर काटता है। यहां पर मार्स, वेनस, अर्थ, सॉरी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को आज के डेट में कंसीडर नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तुम बच्चे अब इनके पाथ को देखो। मरकरी कहां मूव कर रहा? ये देखो ऐसे मूव कर रहा। वेनस कहां मूव कर रहा? तो ये देखो वेनस ऐसे मूव कर रहा। अर्थ ऐसे मूव कर रहा। मार्स ऐसे मूव कर। किस, जितने भी पाथ तुमको नजर आ रहा है उसमें से कोई तुमको बिल्कुल सर्कुलर नजर आ रहा है क्या? नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि ये देखो पाथ ऐसा नहीं है, जितने भी पाथ है वो सारे के सारे ऐसे हैं। इस पर अगर बाय द वे यहां पर मैं तुम्हें समझाने के लिए यहां पर सन कंसीडर कर लूं, तो जितने भी प्लेनेट हैं ऐसे ऐसे राउंड चक्कर काट रहा है, ऐसे राउंड राउंड चक्कर काट रहा है। यहां देखो ऐसे राउंड राउंड चक्कर काट रहा है। ये जो पाथ हो गया, इसी पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। सबसे पहले ब्रह्मांड को केपलर ने ही बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर काटते हैं। फोकी में सन होता है, नाभिक में सन होता है, और सन के चारों ओर वो चक्कर काटते हैं और उनका अपना एक रियल पाथ होता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से कूद फान करके चल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा होने से ग्रेविटेशन गड़बड़ हो जाएगा। और ग्रेविटेशन पढ़ाते समय मैं तुम्हें बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो प्लैनेट ही क्यों ना हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका पाथ अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा, उनका पाथ अगर रियल पाथ नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो रियल पाथ अगर है तो पाथ का शेप क्या है? तो केपलर्स ने बताया कि उनका पाथ का जो शेप है, दैट मींस मैं तुम्हें जो पाथ बोल रहा हूं, उन्हें पाथ नहीं बोलने का, उन्हें ऑर्बिट बोलने का, कक्षा बोलने का। तो उनका जो रियल पाथ है, मतलब रियल जो ऑर्बिट है, वो इलिप्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करते हैं। बच्चे समझ में आ गया? फर्स्ट केस क्या है? केपलर फर्स्ट लॉ में बताया, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परवलयाकार पथ में चक्कर काटते हैं। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन विच पाथ, इन विच ऑर्बिट? यस, इलिप्टिकल ऑर्बिट।
इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सारे के सारे चक्कर काटते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने आपको यहां पर कलर्ड फिगर यहां पर रखा ताकि आप सारे प्लेनेट को देखें भी और उनके रियल पाथ को भी आप समझने का प्रयास करें। और ए पाथ कैसा है बच्चा? तो ए पाथ इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ में, और इस सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। द रियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यस, सूरज के चारों ओर जो ग्रह चक्कर काटते हैं उनका जो वेग होता है, उनका जो रियल वेलोसिटी होता है, वो रियल वेलोसिटी, अब रियल वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं? रियल वेलोसिटी मेजर करते हैं dA/dt से। क्या मतलब कि यूनिट टाइम में जो एरिया ट्रैवल करता है उसी को हम रियल वेलोसिटी कहते हैं। अगर बाय द वे कोई प्लैनेट dt टाइम में एरिया ट्रैवल किया, dA या डेल्टा ए कुछ भी कह सकते हो, तो यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल करेगा? dA/dt। और इसी dA/dt को हम बोलते हैं रियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रियल वेलोसिटी। ये जो dA/dt हुआ इसी को रियल वेलोसिटी कहते हैं। और केपलर्स ने अपने सेकेंड लॉ में बोला कि रियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसको अपने भाषा में समझने का प्रयास करो। बताओ, प्रीवियस डे दिन रात कितने ड्यूरेशन का था? 24 आवर्स का। अच्छा, एक्सीलेंट। आज का ड्यूरेशन क्या है? 24 आवर्स। अच्छा चलो, अच्छा कल का क्या होगा? 24 आवर्स। एक्सीलेंट, चलो बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि पृथ्वी अपने में जो चक्कर काट रहा है, अपने ऑर्बिट पर जो चक्कर काट रहा है, वो चक्कर काटने का जो ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट है। बच्चे, तुम अपने दादाजी से पूछना, उनके टाइम में भी 24 आवर्स का ही होता था। और तुम्हारे 6th जनरेशन जो आएगा, उम्मीद करते हैं उस समय भी 24 आवर्स का होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या है? सेम है। इस बात को सबसे पहले वर्ल्ड को केपलर्स ने बताया था कि रियल वेलोसिटी dA/dt ऑलवेज सेम होता है। दैट मीन्स रियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दैट मीन्स dA/dt इज कांस्टेंट। ए क्या है? ए एरिया है। ए क्या बच्चा? एरिया। अब मैंने इसे प्रूव करने, ऐसे तुम्हें प्रूफ नहीं पढ़ना है, तुम सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, देखना चाहते हैं कि सर आखिर मैं कैसे यकीन करूंगा कि रियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो मैंने बताया कि बाय द वे मास ऑफ प्लेनेट है m, मास ऑफ सन है कैपिटल M, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या मतलब? मैंने ये बताया कि अगर यहां पर सन है तो सन का मास m ले लो, अगर ये कोई प्लैनेट है, या यहां पर सन ले लो और एक कोई प्लैनेट है तो इसका मास स्मॉल m ले लो। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को जिसको तुम सर्कुलर पाथ का रेडियस कह सकते हो। भी अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी है और टाइम अगर dt लग रहा है और कवर्ड एरिया अगर dA है, तो तुम सबसे पहले मेरे को बताओ कि तुम dA कैसे फाइंड करोगे? बोले सर इजी फाइंड करेंगे। dA फाइंड करने का चीज हो गया, एक वहां ट्रायंगल बन रहा है, एक यहां ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो dA मिल जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यही देख, यही मैंने यहां पर यूज किया है। हाफ इंटू बेस कितना हो गया? PP डैश, और हाइट कितना हो गया? PS। यहां ठीक से देख, यहां ठीक से देख, ए देख, अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकाले तो एक हो गया A डिस्टेंस और एक हो गया A डिस्टेंस। तो A डिस्टेंस हो गया PP डैश और A डिस्टेंस हो गया PS, और हाफ तो रहेगा ही। वही मैंने वहां पर लिखा है कि हाफ इंटू PP डैश इंटू PS। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। एक्सीलेंट। अब एक फार्मूला तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। फिगर को तुम उठा करके देख लो। अगर मैं यहां पर तुम्हारे याद के लिए मैं बना दूं तो A PP डैश है और A रेडियस R है, A एंगल D थीटा बन रहा है, तो एंगल इज इक्वल टू R का मतलब हो गया PP डैश और रेडियस का मतलब हो गया R। और यहीं से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां PP डैश लिख लेना बच्चा,
मिसप्रिंट हो गया है। तो यहां से तुम पीपी डैश का वैल्यू अगर निकालोगे तो होगा आर डी थीटा। यहां जरूर से सॉरी, यहां जरूर से सुधार लेना, यहां ए बी मिसप्रिंट हो गया है, पीपी डैश लिख लेना यहां पर इस ए बी के बदले। तो पीपी डैश अभी इस पीपी डैश का वैल्यू अगर तुम यहां पर पुट कर दो और साथ में पीएस का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डीए इज इक्वल टू हाफ तो होगा, रहेगा ही रहेगा। अब इस पीपी डैश के बदले क्या पुट करोगे, आर डी थीटा, और पीएस के बदले क्या पुट करोगे, आर, दैट मींस हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, दोनों तरफ हम dt से डिवाइड करते हैं। ए हो गया da बाई dt, ए हो गया डी थीटा बाई dt। ए da बाई dt हमें फाइंड करना है, इसी को मैं रियल वेलोसिटी कहूंगा। इसका मतलब है मेरे को राइट हैंड जितना एक्सप्लेन करते हैं कर सकते हो, करो। तो हाफ रखो, आर स्क्वायर रहने दो, और डी थीटा बाई डी टी को ही मैं ओमेगा बोलता हूं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो मैं इस डी थीटा बाई डी टी के बदले ओमेगा पुट कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं एम से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कर रहा हूं, एम से मैं अंश और हर को डिवाइड कर रहा हूं। तो ए हो गया, देखो यहां तो 1/2 था, नीचे में m हो गया। मैं क्या बोला, पहले से क्या था, पहले से था 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। m से ऊपर नीचे मैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कर रहा हूं। तो अब बच्चे जरा एकदम केयरफुल रहना, मेरे उंगली पर रहना, मेरे पेन पर रहो। ये देखो m है और ये देखो आर स्क्वायर है, इसको एक साथ रख लो। ये देखो ओमेगा है, ऐसे रहने दो। और ये देखो 2 नीचे में है, यस रहने दो। और ये देखो m है, दैट मींस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2m। और बच्चा एम आर स्क्वायर ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चा, अच्छा से समझने का प्रयास करना। ये जो एम आर स्क्वायर है ना, क्या हुआ, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2m। इस एम आर स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहते हैं। तो आई ओमेगा 2, और बच्चा मैं पढ़ा चुका हूं आई ओमेगा मीन्स एल बाई 2m। आ गया, सारा का सारा खेल हो गया। आई ओमेगा को मैं एंगुलर मोमेंटम कहता हूं, एल से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं प्रूव कर चुका हूं बेटा। सॉरी बच्चे, थोड़ा कफ है, सॉरी। ए आई ओमेगा को तुम एल ले लेना, एल बाई 2m। और देख बच्चा, ये जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पूरा का पूरा रिजल्ट डीए बाई डी के बदले आ रहा है। ये डीए बाई डी ही तो तुम्हें फाइंड करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि डीए बाई डी कांस्टेंट होता है। अब अच्छा से तुम समझ, देखो एल कांस्टेंट होता है, कभी भी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो एल इज कांस्टेंट। ए मास है, मास किसी भी चीज का मास कंजर्व होता है, मास कांस्टेंट होता है। मास कांट बी चेंज ऑफ एनी बॉडी एट एनी प्लेस। मैं बार बार बोलता हूं, मास में कोई चेंज नहीं आता है। बॉडी का वेट चेंज करता है जी के कारण, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। 2 तो नंबर है, मींस कांस्टेंट है ही, मतलब पूरा का पूरा आइडेंटिटी कांस्टेंट हो गया। और तुम्हारा रिलेशन जो तुम्हें चाहिए था कि डीए बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही तो केपलर्स सेकेंड लॉ है। केपलर्स ने अपने, देखो यही बात मैं यहां पर लिखा, एम आर स्क्वायर ओमेगा को मैं एल बोलता हूं, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। और रिलेशन आ गया डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। एल और एम कांस्टेंट है, इसका मतलब डीए बाई डी टी कांस्टेंट हो गया। और यही तो केपलर्स का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स यही तो है ना। तो बच्चे अच्छा से ये सारा का सारा चीज तुम लोग बढ़िया से नोट करना। हालांकि तुम्हें मतलब है सिर्फ इसी बात से कि तुम ध्यान रखो कि डीए बाई डी टी कांस्टेंट होता है, मतलब रियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन elliptical path is always constant. That means dA by dt, which is called real velocity, is always constant. Now we are going to third law of Kepler's, which is called law of period. तीसरे नियम को हम लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं।
पीरियड का मतलब हो गया टाइम, समय, नहीं क्या, सॉरी, ए लॉ ऑफ पीरियड है, थर्ड लॉ। क्या बोलता है लॉ ऑफ पीरियड? अब पीरियड का मतलब हो गया कि अगर बाय द वे ए इलिप्टिकल पाथ है तो इस इलिप्टिकल पाथ पर किसी प्लेनेट को रिवॉल्व करने में जो समय लगेगा इसी को हम पीरियड या टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल, आवर्तकाल, है ना, आवर्तकाल का नियम। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या मतलब, बाय द वे इसको टाइम लगता है टी, तो इसका जो स्क्वायर होगा ऑफ एनी प्लेनेट अबाउट, सॉरी यहां अबाउट नहीं लिखना बच्चे, मिस प्रिंट हो गया है, अराउंड लिख लेना, अराउंड, अराउंड द सन is directly proportional to the cube of its mean distance from the sun। mean distance बोले तो यहां से डिस्टेंस ले लो, a डिस्टेंस ले लो, a डिस्टेंस ले लो, a डिस्टेंस ले लो, a डिस्टेंस, अरे अर्थ ए पाथ ऐसा होता है ना, यहां पर सन है, यहां कभी प्लेनेट रहेगा, कभी प्लेनेट यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, तो तुम खुद सोचो कि जो ए डिस्टेंस होगा सो ए डिस्टेंस नहीं होगा, जो डिस्टेंस ए होगा वो ए नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे, ये सारे डिस्टेंस को हम ऐड करके और जितना नंबर, जितना बार ए है, जैसे यहां पर अगर मैं ले लो कि R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4/4, ये जो मीन डिस्टेंस हुआ इसको हम R कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये मीन डिस्टेंस हो गया। मीन इसलिए निकाला पड़ा क्योंकि जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। तो रूल क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो टाइम पीरियड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे तो तुम अगर तुम्हारे मशरफ का चीज बोले, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो तुम्हारे लिए तो यहां पर आने के बाद कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो प्रूफ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर प्रूफ आप कर दीजिए, तो मैं उसके लिए आगे बढ़ता हूं। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, के कांस्टेंट है। अब मैं यहां से आगे प्रूफ कर रहा हूं, बच्चे ध्यान देना। हर एक बात को अच्छा से सुनते चलना। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनने का शक्ति प्रदान करो। तुम जितने अच्छे से बात को सुनोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। ये बिल्कुल कैलकुलेटिव पार्ट है, ये हर एक चीज कैलकुलेशन के तहत आता है। तो बच्चे इसमें तुम्हें समझने का जरूरत है। यहां पर मैं तुम्हें एक फिगर दिया, फिगर में मैंने यही बात बताने का प्रयास किया कि अगर ये सन है, प्लेनेट अगर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेस पर होंगे, तो ये सारे डिस्टेंस को अगर मैं एक कुछ डिस्टेंस हुआ, एक कुछ डिस्टेंस हुआ, सारे डिस्टेंस को मैं ऐड करके जितने नंबर्स होंगे उतने से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक मीन डिस्टेंस मिल जाएगा। और इसी मीन डिस्टेंस का मेरे को जरूरत है। ये सन है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर सेमी एक्सिस, मेजर, और ये सारे प्लेनेट है, ये दो एक्सिस को ड्रॉ किया गया है। बच्चे ये फिगर तुम बना लेना, अच्छा ही है फिगर। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, F = mv²/r। और अगर यहां पर मास सन है, यहां पर प्लेनेट है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? Gmm/r²। दोनों को इक्वल करेंगे, किसको किसको? mv²/r को और Gmm/r²। एक m कट गया, एक r कट गया। क्या निकल गया बच्चा? निकल गया v² = Gm/r और v = √Gm/r। क्या निकल गया? v निकल गया। जब भी निकल गया तो अब तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब बोलो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। डी मतलब डिस्टेंस, भी बोले तो वेलोसिटी। अब कितना दूरी रहेगा बच्चा? दूरी रहेगा जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। अरे जब ये प्लेनेट मूव कर रहा है तो अपने सरकमफेरेंस पर ही ना मूव करेगा, परिधि। और बोलो इस पाथ का परिधि कितना हो जाएगा? अगर मीन डिस्टेंस को तुम r मान लो तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr, और वेलोसिटी को v रहने दो तो t = 2πr। और बोलो तुम बच्चा v के बदले कितना पुट करोगे? तो अभी तुम निकाले हो कि v मीन्स √Gm/r।
आर। अब ऐसा करो, ये रूट तुम्हें हटाना है, क्या करोगे बोलो? तो सिंपल अलजेब्रा है कि अगर रूट हटाना है तो मेरे को स्क्वायर कर देना चाहिए। तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। ए हो गया टी स्क्वायर, ए हो गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बाई जीएम बाई आर। जैसे ही स्क्वायर हुआ ये रूट हट गया। अब यार ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर 4 पाई। अब आर ऊपर चला जाएगा तो आर क्यू बाई जीएम। अब अच्छा गौर करो, ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी कांस्टेंट है। 4 नंबर है, पाई नंबर है, जी कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। और यही तो हम लोगों को केपलर्स थर्ड लॉ में प्रूव करना था। तो बच्चे उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हें समझ में आ गया होगा। तीनों का तीनों केपलर्स का पूरा जो लॉ है वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा। तो आज तुम लोग को हम पूरा केपलर्स लॉ अच्छा से डिटेल बाय प्रूफ तुमको मैंने यहां पढ़ाने का प्रयास किया और मेरे बच्चों को जरूर समझ में आ गया होगा केपलर्स लॉ। अगर मैं बहुत शॉर्ट बोलूं तो केपलर्स का जो लॉ था, अगर थोड़ा यहां डिस्टेंस बना लूं, ये जो केपलर्स लॉ है तो तुमने 3 बात केपलर्स में पढ़ा। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ ऑफ रियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ रियल वेलोसिटी। अगर तुम इसे और कुछ नाम देना चाहो तो लॉ ऑफ एरिया बोल सकते हो, लॉ ऑफ एरिया, यस लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ रियल वेलोसिटी और लॉ ऑफ एरिया बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो चलो लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। यहां इन्होंने बोला कि इलिप्टिकल पाथ होता है। अगर मैं क्लासिफाई करके एक जगह पढ़ा दूं, यहां पर बोला गया कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और यहां बताया गया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो बच्चे एक पूरा कंप्लीट केपलर्स मैंने तुम्हें डिराइव कर बताया, बिल्कुल कलर्ड वे में बताया। उम्मीद करते हैं कि तुमको पूरा का पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मेरे से कंसर्न करना। बच्चे आज मैं एक और वीडियो तुम लोग को सेंड किया हूं जिसमें मैं तुम लोग को यूट्यूब को ऑपरेट करने का मैंने वहां पर कुछ बातें बताया। आप YouTube को कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे तुम सब्सक्राइब करोगे, तुम मेरे लाइब्रेरी में कैसे जाओगे, वहां से तुम प्लेलिस्ट को कैसे सर्च करोगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद तुम बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मेरे जो चैप्टर हैं, कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स में कैसे जाओगे। हर कंटेंट्स में, हर चैप्टर में जितने नंबर ऑफ लेक्चरर्स हैं वो भी एक सीक्वेंस के साथ डाला हुआ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी तुम लोगों को। अभी भी कुछ बच्चे मेरे को कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं कि सर मेरे को ऐड कर दीजिए। ऐड होने का अभी तत्काल कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैसेज है वो मैं यूट्यूब पर दे रहा हूं, तो अभी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है बच्चे, इसलिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और बच्चे अभी एक आध दिनों में तुम लोगों का कुछ बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर ऑफलाइन, तो अभी उसमें कुछ वक्त है, अभी थोड़े पैसेंस रखो। जब गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन आएगा या हम लोगों के मीटिंग्स में कुछ बातें बनकर आएंगी तो फिर हम लोग वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी सूचना मैं तुम्हें दूंगा। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बस ध्यान लगाए रखो। क्या दिक्कत है, तुम तो घर में बैठकर तुम्हें एक कलर्ड बेटर मटेरियल मैं तुम्हें दे रहा हूं, है ना। क्लास ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ज्यादा क्लियर कट वर्ड हैं, हर चीज बेहतर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो तुम्हें दिक्कत कहां है ना। आराम से घर में मम्मी का बनाया हुआ खाना खाओ, भरपेट खाओ और मेरा पढ़ाया हुआ खूब चीजें जम कर पढ़ो और दोनों को नाम लो और दोनों को थैंक्स करो, है ना। चलो बहुत अच्छे पढ़ते चलो। फिर हम अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ तुम्हारे पास फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।